सौ बात की एक बात यह कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जिस अदालत ने फांसी की सजा सुनाई, उसका नाम सुन के पब्लिक को लग रहा है जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय अदालत है, क्योंकि उसका नाम है इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल। जैसे लगता है कोई संयुक्त राष्ट्र की कोई एजेंसी होगी, लेकिन ये वैसा नहीं है। ये जो अदालत है उसके बारे में बांग्लादेश के बाहर की पब्लिक नहीं जानती कि वो खास अदालत उनके पिता के वक्त में उन लोगों को सजा देने के लिए बनाई गई थी जिन्होंने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद करवाने की लड़ाई में पाकिस्तान का साथ दिया था। ये शेख हसीना के पिता के वक्त बनी थी। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल नाम है इस अदालत का। अब आरोप यह है कि उन्हीं ताकतों ने जिन ताकतों के खिलाफ यह अदालत बनी थी, उन्हीं ताकतों ने उसी अदालत के जरिए शेख हसीना यानी शेख मुजीब की बेटी को ही फांसी की सजा सुना दी है। क्योंकि जमाते इस्लामी के जो लोग थे उनको माना जाता था कि वो पाकिस्तान के साथ रहे थे बांग्लादेश वाली लड़ाई में, मुक्ति की लड़ाई में। अब वही ताकतें जो हैं जमाते इस्लामी वाली, वो ये मोहम्मद यूनुस वाली सरकार के साथ हैं। तो ये उनको सजा देने के लिए ये अदालत बनी थी। अब उन्हीं ने सत्ता में आते ही शेख हसीना को इसी अदालत से फांसी दे दी है। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल नाम की इस खास अदालत ने यह फैसला दिया। शेख हसीना पर आरोप था कि उन्होंने 2024 में छात्रों के बड़े विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए अपनी सरकार के जरिए हिंसा का आदेश दिया था। इन प्रदर्शनों में संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 1400 से ज्यादा लोग मारे गए थे, ज्यादातर सुरक्षा बल की गोलीबारी से। हसीना उस वक्त बांग्लादेश से भागकर भारत चली गई थी, सब जानते हैं। इसलिए यह मुकदमा उनकी गैर हाजिरी में चला। अब इस अदालत में गैर हाजिरी में भी मुकदमे चल सकते हैं, ऐसे कानून बने हुए हैं। लेकिन इस खबर में पाकिस्तान के एंगल को समझने के लिए इस सजा को सुनाने वाली इस अदालत की पूरी कहानी को समझना जरूरी है। यह तो सब जानते हैं कि बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर आजाद हुआ था। 1947 में भारत से अलग होकर जब पाकिस्तान बना था तो वो दो टुकड़ों में था, एक वेस्ट पाकिस्तान, एक ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान वो था जो आज पाकिस्तान है, और ईस्ट पाकिस्तान वो था जो आज बांग्लादेश है। 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ वेस्ट पाकिस्तान से। उस वक्त पाकिस्तानी सेना और कुछ बांग्लादेश के लोगों ने पाकिस्तानी सेना का साथ देते हुए लाखों बंगालियों पर जुल्म किए थे, हत्याएं हुई थी, बलात्कार हुए थे बड़े पैमाने पर, गांव के गांव जला डाले गए थे। तो जब बांग्लादेश बन गया तो उन अपराधों की सजा देने के लिए शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के पहले नेता और बंगबंधु कहलाते हैं, उन्होंने 1973 में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल एक्ट नाम का एक कानून बनवाया, और उसी के तहत, उस इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल नाम की अदालत बनी। इस कानून के तहत यह ट्रिब्यूनल बन गया था। यह खास अदालत थी युद्ध अपराधों की सुनवाई करने के लिए। कौन सा युद्ध? जो बांग्लादेश के लोगों ने पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ लड़ा था, वो वाला युद्ध। यानी जिन लोगों ने पाकिस्तान का साथ देकर बंगालियों पर जुल्म किए थे, उनको सजा देने के लिए। लेकिन 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की ही हत्या कर दी गई, और बाद के सालों में फिर वहां मिलिट्री शासन रहा, सैन्य तानाशाही रही। ट्रिब्यूनल को बुला दिया गया, क्योंकि जो सैन्य तानाशाही आई वहां पर, उसमें भी कहते हैं कि जब वो आर्मी थी, क्योंकि आर्मी भी डिवाइड हुई पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, तो आर्मी के अफसरों का कहते हैं सहानुभूति उस वक्त, मतलब वो उतने ज्यादा खिलाफ नहीं थे पाकिस्तान के। और वही लोग फिर बाद में जब बांग्लादेश में तानाशाही आई तो फिर वो लोग सत्ता में आए, तो ट्रिब्यूनल को बुला दिया गया, इन अपराधों को बुला दिया गया। फिर शेख हसीना की सरकार भी आई 90 के दशक में। लेकिन जब शेख हसीना की सरकार दोबारा आई 2009 में, हसीना जब दोबारा प्रधानमंत्री बनी, तब उन्होंने फिर वादा किया कि वो 1971 के अपराधियों को सजा दिलवाएंगी। उन्होंने पुराने कानून को नया रूप दिया, जो उनके पिता ने कानून बनाया था उसको नया रूप दिया, और ट्रिब्यूनल को फिर से शुरू कर दिया। और इस अदालत में जमाते इस्लामी जैसी पार्टियों के नेताओं पर केस चलाए गए। और 2013 में अब्दुल कादिर मुल्ला को फांसी हुई, नेताओं को फांसी होने लगी इस अदालत के, ऐसे कानून है इस अदालत के। 2016 में मोतियुर रहमान निजामी, मीर कासिम अली,
इन सबको फांसी दे दी गई, जमात इस्लामी के लोगों को फांसी दे दी गई। ये लोग 1971 में पाकिस्तान सेना के साथ थे जिन्होंने हत्याएं की थी। तो ट्रिब्यूनल ने कई लोगों को दोषी ठहराया, लेकिन फिर दुनिया भर में इसकी आलोचना हुई और शेख हसीना की आलोचना हुई। क्यों हुई आलोचना? क्योंकि कई संगठन जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, ये जो मानवाधिकारों पर काम करने वाले संगठन हैं दुनिया में, उन्होंने कहा है ये अदालत निष्पक्ष नहीं है। ये तो ऐसा लग रहा है कि ये विपक्ष के नेताओं को पकड़ के फांसी देने वाली अदालत है। मुकदमे तेजी से चलते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह, लेकिन आरोपी को बचाव का मौका ही नहीं मिलता, ऐसे आरोप लगे। और जो सबूत पेश किए जा रहे हैं वो उन पर सवाल उठे। एक बार 2011 में ट्रिब्यूनल की ईमेल हैक हो गई। ईमेल का पूरा सिस्टम हैक हो गया जो ट्रिब्यूनल का था। उसमें दिखा कि जजों और वकील, जो अभियोजक, जो वकील आरोप लगा रहे थे, उनके बीच में गुप्त बातें होती थी, मतलब सब सेटिंग चल रही थी, ऐसा आरोप लगा वो ईमेल लीक करने के बाद। तो एक जज ने इस्तीफा ही दे दिया था। फिर एक अखबार के संपादक महमूदुर रहमान को ट्रिब्यूनल की आलोचना करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। भाई ट्रिब्यूनल की जो आलोचना करे उसको भी गिरफ्तार कर लो, ये ऐसा कानून है इसका। यानी आरोप लगे कि हसीना सरकार ने इसका दुरुपयोग किया और विपक्षी नेताओं को चुप कराने के लिए इसका इस्तेमाल किया। अंतर्राष्ट्रीय अदालतों के मानकों से यह अलग था। जैसे इसमें अपील का पूरा हक नहीं दिए जाने के भी आरोप लगे कि अपील का पूरा हक नहीं है इसमें, अपील करने के भी बड़े तरीके इसमें ऐसे हैं जो जिसको सजा दी जाए उसके लिए ही मुश्किल है। लेकिन हसीना का कहना था कि 1971 में जो हुआ था भाई उसमें इंसाफ करने के लिए ये सब जरूरी था, क्योंकि कानून को इस तरह से सख्त बनाना जरूरी था, क्योंकि नहीं तो फिर साबित ही करना मुश्किल हो रहा था कि इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था। लेकिन आप विडंबना देखिए, जुलाई 2024 में जो छात्रों ने नौकरी कोटे के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया, आंदोलन में फिर छात्रों के अलावा कई और गुट भी जुड़ गए, देखा सबने। फिर आरोप है कि हसीना सरकार ने गोली चलवाई, हेलीकॉप्टर से हमला किया, ड्रोन से हमला किया, सैकड़ों लोग मारे गए। आखिरकार आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि शेख हसीना को सत्ता छोड़कर भारत भागना पड़ा। नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार बनी। इस सरकार ने, विडंबना क्या, इस सरकार ने उसी ट्रिब्यूनल को फिर अपने हिसाब से बदल दिया। अब इस सरकार में वो जमात इस्लामी वाले एलिमेंट भी हैं जिनके लोगों को पकड़ पकड़ के फांसी दी जा रही थी। उन लोगों ने अब इसी ट्रिब्यूनल को यूज करके शेख हसीना के खिलाफ फैसला आया है, इसी ट्रिब्यूनल में ऐसे कानून कर दिए। शेख हसीना पर ही उन्होंने 2024 की हिंसा के लिए मुकदमा चला दिया उसी ट्रिब्यूनल में। यानी जिस अदालत को पाकिस्तान का साथ देने वालों को सजा देने के मकसद से ही बनाया गया था, जब पाकिस्तान की तरफ नरम रुख रखने वालों की सरकार आ गई तो उसी अदालत में शेख हसीना पर ही केस चला दिया गया। ट्रिब्यूनल में कहा गया कि हसीना ने हत्याओं का आदेश दिया और नफरत भरे भाषण दिए। उनके दो सहयोगियों, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान और पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को भी फांसी की सजा सुना दी गई। तो हसीना ने इसे फर्जी अदालत बताया है, बदले की कार्रवाई बताया। लेकिन अदालत के इस फैसले के बाद बांग्लादेश में तनाव बढ़ रहा है, लोग सड़कों पर उतर आए। हसीना के पिता मुजीबुर रहमान के घर को, जो पुश्तैनी मकान है, उनको तोड़ने की फिर कोशिश की गई। पहले ही तोड़ा था, फिर और जो बचा कुचा हिस्सा उस पर भी बुलडोजर लेकर पहुंच गए। सरकार ने वहां की भारत से हसीना को वापस लाने की मांग की है। कुल मिलाकर यह ट्रिब्यूनल जो इंसाफ करने के लिए बना था, आज राजनीति का हथियार ज्यादा लग रहा है। एक तरफ 1971 के जख्मों का बदला, दूसरी तरफ सत्ता की लड़ाई। लेकिन खुद हसीना के टाइम में ही इस अदालत को इतनी ताकत दे दी गई थी कि उसकी आलोचना करना भी बांग्लादेश में मुश्किल है। 2014 में ब्रिटिश पत्रकार डेविड बर्गमैन को ट्रिब्यूनल ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत की अवमानना के आरोप में दोषी ठहरा दिया था। पत्रकार को, विदेशी। बर्गमैन ने अपने ब्लॉग में उसने क्या किया था, उसने अपने ब्लॉग में 3 लेख लिखे थे जिनमें ट्रिब्यूनल के मुकदमों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। और इन लेखों में उन्होंने 1971 के युद्ध में मारे गए लोगों की संख्या पर भी बहस छेड़ दी थी कि यह संख्या वो नहीं है जो बताई जा रही है। लेकिन ट्रिब्यूनल ने इसे माना कि यह झूठ फैलाया जा रहा है। बर्गमैन को 2 साल की सजा सुना दी। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट, इन सब संगठनों ने तब भी इसकी कड़ी आलोचना की थी। फिर 2012 में द इकोनॉमिस्ट जो मैगजीन है, इकोनॉमिस्ट, उसको और ह्यूमन राइट्स वॉच, उसमें ह्यूमन राइट्स वॉच का एक लेख था, उस पर भी ट्रिब्यूनल ने कंटेम्प्ट केस चलाया था।
लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है, इतिहास दोहरा रहा है। शेख हसीना पर केस चलाने पर भी उसी ह्यूमन राइट्स वॉच नाम के संगठन ने अंतरिम सरकार से अपील की कि ये जो आईसीटी एक्ट है, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल एक्ट है, इसमें सुधार कीजिए ताकि मुकदमे अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर चलें। अब ये ही मानवाधिकार संगठन शेख हसीना की तरफ से बोल रहे हैं, यही मानवाधिकार संगठन शेख हसीना की सरकार के खिलाफ बोल रहे थे कि ये कैसा कानून बना है। यह मोड़ बताता है कि बांग्लादेश की न्याय व्यवस्था कितनी नाजुक है। एक तरफ 1971 के जख्मों का बदला है, दूसरी तरफ सत्ता की राजनीति है जहां आलोचना खुद अपराध बन जाती है और हर मोड़ पर एक ही कॉमन फैक्टर है, पाकिस्तान। 100 बात की एक बात।